मनीष जी, मैं एक ज़मीन पर खड़े होकर जब चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ये विश्वास हमेशा से रहा कि भाई जो भी लाभ जनता को होता है वो किसी को उसकी कैंपेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। पॉजिटिव को ज़रूरत नहीं, चूंकि जनता को मालूम भाई ये स्कूल किसने खुलवाया मेरे गांव में, ये सड़क किसने बनवाई, ये बिजली खंबा कौन लाया। और निगेटिव जब आप करते हो तो जनता आपको फर्जी घोषित कर देती है, चिढ़ उड़ जाती, कहती देखो झूठा बोल रहा, स्कूल खुल गया और नहीं खुला, क्या इसका मतलब ये लंपट है। ये हम लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाते कि जो आभासी चीजें हैं, सारी संस्थाएं बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, संविधान लुट गया, पिट गया, लोकतंत्र खत्म हो गया और देश में अंधकार छा गया। एक ऐसा नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव ये है कि आदमी कह रहा भाई हमारे घर में सड़क बन गई, गांव में चापाकल लग गया घर के बाहर, स्कूल खुल गया, अस्पताल खुल गया, डॉक्टर है अस्पताल में, आदि जो भी जरूरत बुनियादी सुविधाएं हैं सामान्य नागरिक की, उसके नैरेटिव की लड़ाई को विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा। क्योंकि जिसको जो देख रहा है कि मेरी जिंदगी में थोड़ी भी बेहतरी हुई, वो कैसे मान लेगा जोशी जी की बात कि संविधान खत्म हो गया। नहीं अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर विपक्ष सिर्फ आपकी बातें सुन लेता ना तो शायद वो इलेक्शन और अच्छे से लड़ पाता। विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि जनता हमें बार बार क्यों नकार रही है। इसका मतलब हम जो मुद्दे लेके जा रहे हैं वो मुद्दे हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो लोग उन मुद्दों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये पहला चुनाव भाजपा नहीं जीतने जा रही है। 14 जीती, यूपी में 17 जीती, फिर 19 जीती, फिर 22 जीती। 17 में कांग्रेस सपा साथ में लड़ती है, 19 में साथ बदल जाता है, 22 में साथ बदल जाता है, 24 में फिर साथ आ जाते हैं। आखिरी दिन जैसे आप बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गाजियाबाद में आके, तो जनता को ये नहीं मालूम कि हमारे पास वो लोग बार बार आ रहे हैं जो देश और प्रदेश चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। आज भी आप उनकी अमरोहा की रैली के शब्दों की जिक्र कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से लोगों को संबोधित करा, क्या क्या बताया। तो आप जैसे विद्वान लोग जब इन चीजों को समझ रहे हैं तो ये लोग उन चीजों को क्यों नहीं समझ पाते जिन्होंने इस देश पे 50 साल से ज्यादा शासन करा है। उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस ने 50 साल से ज्यादा शासन करा है, सपा ने 12 से 17 तक शासन करा है, उसके पहले भी कई बार सपा की सरकार रही है। ये लोग जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे हैं और पब्लिक ने ये समझ लिया है कि कौन हमें देता है, कौन हमें देगा और कौन हमें सिर्फ वादे करके जाएगा। इसलिए आज वो जो साइलेंट वोटर है ना, वो किसी की समझ में नहीं आता। जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो फिर वो ईवीएम की तरफ चला जाता है, संविधान की तरफ चला जाता है, सीबीआई ईडी की तरफ चला जाता है। क्या सीबीआई ईडी जिन पे केस करती है वो लोग कितना वोट देते हैं? आज देश में कौन से नेता जेल में है? 1-2 नेता जेल में है। आप उससे क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं? जनता के दिमाग में ये परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि कौन हमें डिलीवरी देगा और कौन से वादे करेगा। जोशी साहब, क्या आप लोग कभी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में इस बात की चर्चा करते हैं? मतलब इसकी तो करते हैं कि संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ईडी आ गई, दीदी आ गई, ब्ला 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 आदि आदि, लेकिन क्या कभी इसकी भी चर्चा करते हैं कि गुरु हम लोग की समझ में कहीं कुछ कमी है, हम जनता की बात समझ नहीं पा रहे? भाई एक बार लड़का फेल हुआ 8वीं में समझ में आता, 4 बार 8वीं में फेल हुआ तब किताबों में दोष तो नहीं, ना मास्टर में दोष, फिर तो लड़के में दोष है। नहीं, ये तो समझना होगा कि कहीं तो कुछ तार में गड़बड़ी है जो जनता से जुड़ नहीं पा रहा। एक छोटी सी बात कहते फिर आप उत्तर दीजिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं। मैं आपकी जगह होता, मुझे लगा सारे राजनीतिक प्रवक्ताओं की बात सुननी चाहिए, क्योंकि कब विपक्ष में आ जाओ ये भी पता नहीं, आज जो सत्ता में कल विपक्ष में आ सकते हैं। कहीं ना ये चाहिए, अगर मैं जोशी जी की पार्टी में होता मनीष बाबू, तो मैं ये कहता कि एक स्कूल बनाया भाजपा ने क्या इस गांव में, लेकिन बनाने 2 चाहिए थे, एक से जरूरत बात नहीं पूरी हो रही। क्या मैं ये प्रपंच नहीं फैलाता कि हालैंड में ये हुआ, पोलैंड में ये हुआ, अंधेरा छा गया, संविधान लुट गया, इस न्यायपालिका बर्बाद हो गई, ये सब
गरीब की थाली में रोटी है, वो आपकी इन बातों को सुने कि अपना खेत में काम करे। अच्छा, एक बात भारत में आम आदमी, जोशी जी की पार्टी को और राहुल गांधी को भले भरोसा ना हो, लेकिन देश के आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है जोशी जी, क्योंकि हम भी आम आदमी में आते हैं, कि इस देश से कोई माई का लाल ना संविधान खत्म कर सकता ना लोकतंत्र खत्म कर सकता। इसलिए जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो फर्जी बातें कर रहे हैं, ये बात आदमी जानता है। तो आप लोगों की इंटरनल बैठकों में कभी इस बात की चर्चा हुई कि भाई लगातार जो फेल्योर है उसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जनता हमसे क्या चाहती सुनना? जोशी जी। अमिताभ जी, चश्मा तो मैं किसी का नहीं बदल सकता। आप पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दो पार्टियों के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, उतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आईना दिखाने का काम मेरा जरूरी है। जी बिल्कुल। पहला तो लास्ट वाली जो आपकी बात है, आपने कहा ना देश को खतरा है, ना लोकतंत्र को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। मैं एक छोटा सा, जैसे आप मोटी मोटी बात कहते हैं, एक उदाहरण दे देता हूँ। लोकतंत्र को भी खतरा है, चंडीगढ़ का देखा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हमको न्याय नहीं मिल पाया, सुप्रीम कोर्ट के न्याय के कारण हमको न्याय मिल पाया। मैं कानून का विद्यार्थी, और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी पुणे सत्ता में आएगी, ये पूरा देश को चंडीगढ़ बना देगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। और मेरे साथियों ने आंखों का जो चश्मा पहन रखा है, मैं कह रहा हूँ ये धृतराष्ट्र की तरह चश्मा पहने रहे और हमारा नेता काम करते रहे, क्योंकि मेरे नेता ने मेरठ में रैली करने का काम करा, सभी बिजनौर में करने का काम करा, मुरादाबाद में करने का काम करा, रामपुर छोड़ के सब जगह गए। नहीं, वो जो कह रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जरा मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं करा, मैं इज्जत से कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, मुंडी ना हिलाएं, अपनी बात अपने टाइम पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान करे, मैं दुआ भी कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, मेरे जो साथी हैं इन पे धृतराष्ट्र की चश्मा करे और हमारा नेता पूरे प्रदेश में रैली करता रहे, और हम चाहते हैं इनका चश्मा ऐसे का ऐसा बना रहे। और दूसरी बात एक और छूट गई थी, सारे चुनाव की बात मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने करी, आपने भी करी, ठीक है, अच्छी बात है, आपका अनुभव है, 30 साल का भी करीब का आपका भी कैरियर है, औरों का भी एक कैरियर होगा, मेरा भी एक कैरियर है। तो मैंने भी देखा जो लास्ट जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, पता नहीं उसमें भी चश्मा पहन लिया, अच्छी बात है। वो भी केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया, और माननीय मुख्यमंत्री कप्तान थे और उप कप्तान थे राजभर जी, 40,000 से हराया किसी समाजवादी पार्टी ने, जिसकी आलोचना सारा कैबिनेट कर रही है जी, ये भी देखा होगा। ठीक है जोशी, ठीक आगे बात आपकी। मैंने कितनी बड़ी बात कही, उसको कहाँ छोटे से दड़बे में लाके घोसी में घुसा दिया। ये घोसी की बात थी नहीं ना। मैंने कहा था ये देखो, ऐसा तो नहीं जनता और आपके बीच में कनेक्ट खत्म हो रहा है, वो घोसी चले गए। अरे ओम प्रकाश राजभर भारत हैं, आपने उनको हरा दिया, गिरा दिया, कूट दिया, उससे भारत जीत लिया। क्या है ओम प्रकाश राजभर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर पर विजय प्राप्त कर ली, उससे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। अरे राजभर है क्या ये तो बताओ, महात्मा गांधी क्या? गजब बात करते हो, जब कोई बात आए तो बोलने जाके बोलो घोसी। अरे घोसी वो हार गए, आप जीत गए, बात खत्म, आगे तो बढ़ो भाई। एक उपचुनाव विधानसभा का 4 पूर्ण चुनाव पराजय के खिलाफ खड़ा करोगे उसको? 1 मिनट का समय दे दीजिए। नहीं अभी नहीं देंगे, यही तो मगर तर्क तो ढूंढो सही से। ठीक है, तर्क ही नहीं ढूंढ रहे। बोलो घोसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हराया, अच्छी बात है हराया, लेकिन ये लड्डू तब बटेंगे जब विधानसभा चुनाव में हराओ, लोकसभा चुनाव में हराओ। अकेले सुधाकर सिंह पूरे भारत में क्रांति कर देंगे? नहीं महाराज, ऐसा नहीं। खैर, मैंने पूछा था कि रामपुर में क्या हुआ, जोशी जी ने उसको अवॉइड कर दिया, जैसे अखिलेश जी ने रामपुर जाना अवॉइड कर दिया था चुनाव में। बोले ना रामपुर नहीं जाएंगे, मुरादाबाद तक ठीक है, रामपुर का कलेश लंबा है, उधर नहीं जाएंगे। खैर, रोहित अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल धृतराष्ट्र का चश्मा लगाए हुए हैं और ये चश्मा लगाए रहे ताकि समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में पूरे प्रदेश को मथ के रख दे और प्रचार करके बिल्कुल एक हवा बना दे।
आप लोग क्यों चश्मा लगाए हैं? देखिए अमिताभ जी, हमें कौन सा चश्मा लगाना है वो हमें समझ में आ चुका है। हमें वो चश्मा लगाना है जो देश से गरीबी दूर करे, हमें वो चश्मा लगाना है जो देश से भुखमरी दूर करे। अगर देश की आजादी के 75 साल बाद भी सरकार को आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा पे अगर काम करना पड़ रहा है, तो जो 60 साल राज करके गए हैं उनको जवाब देना चाहिए कि भाई 60 साल में आपने किया क्या है। अगर आपने इतना काम कर दिया होता तो कम से कम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नीडों पे तो आज सरकार को काम ना करना पड़ता। एक जो शब्द है लाभार्थी, इससे मुझे घृणा है, क्योंकि ये सरकार है किसकी? ये सरकार जनता की है। ये सरकार राजा थोड़ी ना है, राजतंत्र थोड़ी ना है, लोकतंत्र है। और हम जनता के लिए सरकार में आए हैं, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं कि भाई ये जाएंगे तो ये हमारी व्यवस्था करेंगे। तो हमको कम से कम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा की तो जिम्मेदारी हमको निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए? ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी देश का, वो चाहे भारत हो या कोई अन्य देश हो, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 75 साल बाद भी अगर हमको उसकी चिंता करनी पड़ रही है तो इसका मतलब यही है कि पुरानी की सरकारें पूरी तरीके से विफल रही हैं और सिवाय भ्रष्टाचार के उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमारे देश की एक ताकत है, वो थी कृषि। हमारे देश की एक ताकत थी, वो थी हमारी जनसंख्या, जिसके कारण आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। मैन पावर हमारी ताकत थी, पर आपने उसको यूज ही नहीं किया, आपने सिर्फ उसको खत्म करने का काम किया। वहीं पिछले 10 सालों में एनडीए की सरकार ने किस तरीके से कृषि के ऊपर काम किया कि उपज बढ़ाई जाए, किस तरीके से। आज बताइए, पहले होता था एफसीआई पे कितना ज्यादा बात होती थी कि साहब यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे साहब खरीद होगी कि नहीं होगी। आज क्या बात होती है? और जबकि 80 करोड़ लोगों को एफसीआई द्वारा ही राशन लूट किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप भ्रष्टाचार कहीं पे 1 इंच नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि सरकार कुछ तो कर रही है ना। आपको कुछ नहीं करना है भाई साहब, चश्मे वश्मे उतार के फेंक दो, जनता के बीच में जाओ, जनता की सेवा करो। जनता आपको सेवा के लिए चुनती है, राजा बनने के लिए नहीं चुनती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से आज तक अखिलेश यादव 7 साल में उतर नहीं पाए, और राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे अपने आप को स्थापित समझ रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पे। भाई साहब, इन सब से उतरो, जनता के बीच में जाओ, जनता के दिल में रहो। जो जनता का दिल छूने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वही आज ताकत। ठीक है रोहित, अभी रुकना होगा, मैं आनंद दुबे के पास जाऊं, लेकिन एक देश के बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बार सहज रूप से मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, जिसके पांव चलते हैं उसका शरीर में सब चलेगा। क्या? बस पांव चलाते रहिए, पांव चलते रहे। यही बात मैं शरीर के लिए नहीं, राजनीति के लिए भी कहता हूं। आपके पांव 5 साल चलते रहने चाहिए, 4.25 साल विश्राम और 3 महीने में अटेंशन, बाएं मोड़, दाएं मोड़। इससे अब जीत नहीं मिलेगी। लिख लो मेरी बात, जिसको नाराजी लगे मुझे माफ करना। 4 जून को मेरी बात सच साबित हो जाएगी, मेरे सब मित्र हो। लेकिन व्यक्तिगत मित्रता के कारण मैं असत्य भाषण तो नहीं कर सकता ना। 5 साल जिसके पांव नहीं चलेंगे वो लोग भारत में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, राजनीति नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात। चुनाव में नवदुर्गा में मंच पे जयंती मंगला काली भद्र कौली कौपालिनी करने से वोट नहीं मिलेगा। जनता ये देखेगी कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे में का जो पैरोकार रहा अंसारी परिवार, वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जा सकता है जोशी जी, लेकिन आप लोग नहीं जाना चाहते। आप लोग की नाक बड़ी है, राम से भी बड़ी नाक, राम से नाक लड़ा रहे। अंसारी गए प्राण प्रतिष्ठा में, वो मुकदमा वही लड़ रहे थे, आजम खान तो थोड़े नहीं लड़ रहे थे। वो जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता नहीं जा सकते। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है मित्र। और जब आप ये कहते हो कि जोशी जी ने कहा कि काला चश्मा, टीवी पे बैठ के अपने मन मुताबिक सत्ता की आलोचना करने की स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग करने के बाद जब आदमी बोलता है अंत में कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही, तो सुनने वाला हंसता कहता गुरु इसे चाय पिलाओ है और बिस्कुट दो, लग रहा है इसके शुगर डाउन हो रही है। नहीं, अल्ले बल्ले बोल रहा है।
टीवी पर खरी खोटी सुनाने के बाद सरकार को कि ये भी चोर वो भी चोर, क्या फिर हम ये कहें कि देश में बोलने की आजादी नहीं रही? ये वैसी बात हो गई कि राम आश्रय के यहां मलाई की गिलोरी खाने के बाद कहें कि खाने की रोटी नहीं है। नहीं चलेगा भाई।